हेलो दोस्तों, जैसा कि आप बीपीएससी की घटना सीरीज़ को देख रहे हैं और हमने आपको बीपीएससी की घटना सीरीज़ के पूर्वावलोकन का अध्ययन हमने इतिहास का करा दिया है, जिसमें से कुछ चैप्टर रह गए हैं। उन चैप्टरों को हम आज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप बीपीएससी की रणनीति बनाना चाहते हैं तो बीपीएससी की प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आपको देख लेना अनिवार्य होगा। यदि आप इस प्रश्नों को देखकर अपनी रणनीति तय करेंगे तो 100% आपकी सफलता निश्चित है। आप प्रथम बार में ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमने अभी तक आपको क्या बता दिया है। हमने अभी तक आपको पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म, छठी सदी में राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत के स्थापत्य कला, दक्षिण भारत के चालुक्य एवं संगम वंश, ये सारे चीज़ हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसको देख करके अपने रणनीति के लिए ज़रूर देखें, ताकि आपकी रणनीति अच्छी हो और आप अपने उद्देश्य में सफल हो। आज हम आपको बताएंगे न सिर्फ प्राचीन साहित्य के साहित्यकारों के बारे में, पूर्व मध्य काल के बारे में भी बताएंगे और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का भी हम बताएंगे। आइए हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपको कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो वो हैं आपका भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जो दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश से संबंधित, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, दिल्ली सल्तनत की कला, स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत। तो आप देख लीजिए कि दिल्ली सल्तनत से हर सेक्टर से पूछे गए हैं, वही मुग़ल काल के हर सेक्टर से पूछे गए हैं और सिख संप्रदाय से पूछे गए हैं। तो इतनी चीज़ें आपको है कि हर हाल में कंफर्म करना होगा और इन्हीं सभी चीज़ के लेकर के आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इन सभी चीज़ों को डिस्कशन करते हैं। आइए तो आज हम लोग का डिस्कशन है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इनसे जुड़ी तथ्य और उन प्रश्नों को हम समझेंगे। बोला है, पहला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वैशेषिक दर्शन परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। आइए इनसे जुड़ी तथ्य को समझते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है। इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट दूसरे प्रश्न को। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तथ्य को जानते हैं। तो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों, जिसको ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनामपीय की पहचान सिंहल के राजा तिस्त से कर डाली। अर्थात इन्होंने जो है देवनामप्रिय की जो पहचान जो की थी वो सिंहल के राजा तिस्त से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश, सिंहली अनुश्रुति है दीपवंश और महावंश, यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। अंततः वर्ष 1915 में मास्की, जो कर्नाटक में पड़ता है, से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। इस तरह से इसकी बारे में जानकारी हमें प्राप्त होता है। आशा करते हैं इसको आप पढ़ के समझ गए होंगे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। उपयुक्त व्याख्या मैंने आपको कर दिया है। कालिदास के रघुवंशम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो कालिदास के कुमार संभवम में आपको ध्यान रखना है कि कार्तिकेय के चरित्र के जन्म कहानी है। आइए इनसे जुड़ी तथ्य को समझते हैं। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम, सबसे पहली बात तो ये संस्कृत महाकाव्य है और भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कुमार
कार्तिक के जो स्कंद के जन्म की कहानी है, अर्थात इन्हीं के पुत्र की कहानी है जो तारकासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लिया था। तो ध्यान रखेंगे, कार्तिक जी का वर्णन उसमें मिलता है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक आपको ध्यान रखना है विशाखदत्त हैं। इनसे जुड़ी तथ्य को जानते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। आपसे हो सकता है ये पूछा जाए कि मुद्रा राक्षस में किसके जीवनी का प्रकाश डाला गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताना है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम ये समझते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जवाब देंगे। तो ऑप्शन में दिया है इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी तथ्य को। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण समुद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का जन्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ के नगर प्रशासन है? तो पाटलिपुत्र। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्य की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। कुल 6 समितियां होती थी। याद रखिएगा, 30 सदस्य की समितियां हुआ करती थी, जिसमें से कुल 6 समिति थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। अर्थात नगर प्रशासन में 30 सदस्य हुआ करते थे समितियों में। वही आपको है जो प्रत्येक समिति 5 सदस्य वाली भी होती थी। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। याद रखेंगे कि समिति का क्या कार्य था? बिक्री कर। बिक्री कर की बात करें तो मूल्य का 10वां भाग हुआ करता था, अर्थात 1/10 बिक्री कर लगता था। आपसे पूछा जा सकता है। और करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। इंडिका का लेखक अभी हमने बता दिया है, मेगास्थनीज है। इस बात को दोबारा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आइए समझते हैं हम कुछ लेखक और उनके जो साहित्य रचना है उनके बारे में, पुस्तकें हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो ध्यान रखना ये है कि यहाँ जो बृहद संहिता है, बृहद संहिता का बड़ा मिहिर है, याद रखेंगे। मूसिका मासा की रचनाकार अतुला है और राजतरंगिणी के कलहन है और विक्रमांक देव चरित के बिलहन है। आशा करते हैं कि इनको आप देख लिए होंगे। इस तरह से आप इसका आंसर डी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। यहाँ पे दिया भी है, आप देख लीजिए। बारामिहिर बृहद संहिता का, मूसिका का अतुला, राजतरंगिणी का कलहन और विक्रमांक देव चरित का बिलहन। इस तरह से आपको ये सारी बातें याद रखना है। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। पुस्तक, लेखक और पुस्तकें हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन किस में मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, कामंदक का ध्यान रखेंगे नीतिसार है और कालिदास का कुमार संभवम है, जो कि अभी हम बताए हैं। इस तरह से व्याख्या में देखिए, व्याख्या में अभी मैंने जो बताया वही है। कौटिल्य का है अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, कामंदक का नीतिसार, कालिदास का कुमार संभवम। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे कि एक प्रश्न 100% है कि आपको इस पुस्तकों से पूछे जाएंगे, इसीलिए सभी का पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। आइए समझते हैं हम कलहन की पुस्तक। अभी राजतरंगिणी मैंने बताया है और इस तरह से आइए राजतरंगिणी के विषय में जानते हैं। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। जी हाँ, कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जयसिंह 1128 से 1149 उसका कार्यकाल था के शासनकाल में लिखा था। आपसे पूछा जा सकता है कि किस शताब्दी में लिखा गया था? तो याद रखेंगे ये आपको हो जाएगा 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी याद रखेंगे, 12वीं शताब्दी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने नीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा था, याद रखेंगे।
चाणक्य नीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र लिखा था। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। कलहन की पुस्तक का नाम अभी ने मैंने बताया, राजतरंगिणी, व्याख्या भी मैंने कर दिया है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुर शिक्षा आपको बिहार राज्य में अवस्थित था। आइए जानते हैं इनसे जुड़े तथ्य को। तथ्य में क्या कहा गया है? उदंतपुर, जिसे हम उदानपुर कहते हैं, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक थे गोपाल। पाल वंश के प्रथम शासक आपसे पूछा जा सकता है, गोपाल याद रखेंगे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धरित है? अछूत के बारे में किस काल में उद्धरित किया गया है? तो अछूत के बारे में आपको ध्यान रखना है कि धर्मशास्त्र के समय अछूत के अवधारणा अवतरित हुआ था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी तथ्य को। धर्मशास्त्र के समय 4 वर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य जातियां भी, अवंस्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहिक, रथकार, ये सब भी थे। अभिवार्व अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। मतलब बहुत सारे विवाहों के चलते ऐसे जाति हो गए थे। 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया गया है, एक तो है निर्विष्ट और एक है अनिर्विष्ट। आपको ध्यान रखना है। निर्वसिता और अनिर्वसिता। पहले प्रकार के शूद्र अस्पृश्य माने जाते थे, अर्थात निर्वसित ही जो निर्वासित होते थे वो शूद्र होते थे, जो गांव से बाहर निकाल दिए जाते थे। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे बोला कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के विषय किस पर आधारित थे? तो अभी मैंने बताया कि चाणक्य ही कौटिल्य था, और इसका जो विषय था वो आपको नीति पर संबंधित था। तो विदेश नीति नहीं था इसमें से। उपयुक्त में से शासनकाल के सिद्धांतों का अभ्यास। तो आइए हम इससे जुड़े तथ्य को समझ लेते हैं, तो अपनी समझ में आ जाएगा। कौटिल्य, जिसको चाणक्य कहा गया है, मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र के शासन के सिद्धांतों का अभ्यास पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं, जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। तो इसमें से इसका मतलब एक से अधिक आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं। राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। तो सप्तांग सिद्धांत है, विदेशी नीति है, अर्थशास्त्र की तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि शिल्प व्यापार व्यवस्था का विस्तृत जानकारी मिलती है। तो आपने देख लिया कि कौटिल्य के, चाणक्य के पुस्तक में क्या क्या वर्णन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो अभी हमने बताया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। आइए समझते हैं अगले प्रश्न। उससे पहले मैं कुछ व्याख्या कर दूं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र और अद्वितीय ग्रंथ है। इसलिए इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौटिल्य के जो पुस्तक है उसकी रचना जो है मैकियावेली के किससे किया गया? तो प्रिंस से किया गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक अभी बता दिए हैं कि कौटिल्य है, जिसको हम चाणक्य भी कहे हैं, और इसकी व्याख्या ऑलरेडी मैंने कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए कि इसमें इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही काल युगम है, मतलब सही मिलान कौन सा है, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसमें जो सही मिलान है आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ बी ही सही मिलान है। महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसन होगा, अन्य सभी सही मिलान नहीं है। आइए जानते हैं इनकी व्याख्या का। तो सही मिलान यहाँ पे दिया गया है, आप इसको याद कर लेंगे। मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम थे, वही अमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय के थे, और समर रंगा सूत्रधार राजा भोज, जिसको हम परमार वंश से संबंधित हैं, और मनसोलास आपका सोमेश्वर तृतीय। तो याद रखेंगे सोमेश्वर तृतीय को मनसोलास, राजा भोज समार गंगा गगन सूत्रधार और कृष्णदेव का मुक्तमाल्यद है, और वही मतविलास प्रहसन का महेंद्र वर्मन प्रथम है। आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी
किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी जो है ये अज्ञात है, इसीलिए इसमें से कोई नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ई। आइए समझते हैं इनसे जुड़ी। पेरिप्लस ऑफ एथियन सी एक एग्रो रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इससे लगभग 60 ईस्वी के अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने, अनाम मतलब जो अज्ञात नाविक ने लिखा। इससे भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख मिलता है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी पर धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो पहली बार व्याख्या करने वाला आपको ध्यान रखना है आर्यभट्ट है। आर्यभट्टियम सिद्धांत में इसने लिखा था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी तथ्य को। तथ्य यह है कि आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही दिन और रात, सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। आइए हम समझते हैं अगले प्रश्न को। कौन गुप्त काल के औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें से याद रखिए कि एक से अधिक आंसर होंगे। जानते हैं व्याख्या के। तो सुश्रुत को शैल क्रिया का जनक कहा जाता है और यह काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। शासन ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सोमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं जिसे हम कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार के लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका उत्तर सही विकल्प ए माना है, अर्थात ये माना मतलब सुश्रुत माना है, लेकिन इसका आंसर ई होना चाहिए था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए हम समझते हैं अगले प्रश्न को। कवि बाण निवासी थे। तो कवि बाण आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्र के निवासी थे। इनसे जुड़ी तथ्य जान लीजिए। बाण हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रबरदाई है। इनसे जुड़ी तथ्य को जानिए कि चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज रासो जो राय पिथौरा के नाम से दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना किए थे। चंद्रबरदाई, इस बातों को ध्यान रखें। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। अभी मैंने व्याख्या कर दिया है। स्वप्नवासवदता के लेखक आपको ध्यान रखना है कि ये भास है। स्वप्नवासवदता के लेखक भास है। आइए जानते हैं स्वप्नवासवदता के जानकारी। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध है जिन्हें वर्ष 1990 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम जो है प्रतिज्ञा योगंधरायण, दूसरा है स्वप्नवासवदता, तीसरा है उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित्र, दूधघोटचक, कर्णभार, मध्य योग्य, प्रतिनाम नाटक, अभिषेक नाटक, अम्बिका और चारुदत्त। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि भास की सारी रचनाएं हैं। कुमार संभवम महाकाव्य के कवि हैं कालिदास। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए जानते हैं कुमार संभवम के बारे में। तो कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म की वर्णन कथा मिलता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे जो पहले भी मैंने आपको बताया था। कीर्तार्जुनीयन पुस्तक किसने लिखी है? तो कीर्तार्जुनीयन पुस्तक किसने लिखी है, मैं पूरे ऑप्शन को देखता हूँ। यहाँ पे देखिए कीर्तार्जुनीयन पुस्तक जो है लिखने वाला जो है लेखक भरवी है। इस बातों को ध्यान रखें। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है, महाभारत से। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन
है। अर्थात अर्जुन जी पशुपति पाने के लिए कि अर्जुन और जो शिव जी के बीच युद्ध हुए थे उसका वर्णन किरात के बीच हुआ है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, मिलिंद पंदो। मिलिंद पन्नो जो है मौन है मिलिंद पंदो पर व्यापारिक। पाल भाषा में बौद्ध भिक्षुओं नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्नों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इनमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किनमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है, तो मिलिंद पन्नों में नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक तो अभी बताए हैं, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं, हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह आख्यायिका है जिनमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा पूर्वजों के जीवन वृत्त वर्णन प्रस्तुत किया है। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है, तो अगला प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि राइट आंसर जो होगा चरक का हो जाएगा आपका। चरक चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। वही बारामिहिर आपका बारामिहिर ज्योतिष से संबंधित है। और विशाख दत्त आपको नाटककार थे। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में आप यहाँ देखिए कि चरक है चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त गणित से, बारामिहिर ज्योतिष से और विशाख दत्त नाटक से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आइए समझते हैं, राजतरंगिणी की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह जो है ना कामंदक के द्वारा नीति सार लिखा गया था, जो कि हम इससे पहले भी बताए हैं। आइए जानते हैं कामंदक के विषय में। कामंदक द्वारा रचित नीति सार 1192 छंदों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। 34 खंड है, 20 अध्याय है, सर्गों में समूहीकृत है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं, राज्य इसके घटक हैं, संरक्षण, अंतर्राज्यीय संबंध, मंडल, सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के नीतियाँ और युद्ध, कूटनीति, बुद्धिमत्ता, संगठन के किन दोषों से बचाव चाहिए, ये सारे चीज़ देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कामंदक के नीतिसार सूचीबद्ध को जान गए होंगे। अब हमने साहित्य को पढ़ लिया है, अब हम पूर्व मध्यकाल को पढ़ेंगे। इतिहास का लास्ट भाग है। आशा करते हैं कि अभी तक का भाग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को करके वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि हम आपके रणनीति बनाने में मददगार साबित हों। आशा करते हैं कि हमारी मदद आपको अच्छा लग रहा होगा। आइए समझते हैं, पूर्व मध्यकाल कर्नाट वंश के संस्थापक आपसे पूछा जाएगा, तो नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक है। आइए इनसे जुड़ी तथ्य को हम समझते हैं। कर्नाट वंश के संस्थापक की बात करें तो नान्य वंश, जो कि 1097 से लेकर 1147 में थे, वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़, आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ राजधानी थे, तो सिमरावगढ़ बनाया था। कर्नाट वंश के शासनकाल जो है मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मिथिला का स्वर्ण युग कर्नाट वंश के शासनकाल को कहा गया है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक की बात करें तो हरि सिंह थे। आइए हरि सिंह से संबंधित चीज़ों को समझ लेते हैं। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन इतिहास में पंजीकरण की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो हरि सिंह देव के द्वारा शुरू किया गया था। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है कि बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने प्रथम ने किया था। और बौद्ध धर्म के बर्जियान संप्रदाय के यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन शास्त्र अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। तो आपका कौन सा बोला है, गलत कथन है, गलत कथन को ढूंढना है, अन्यथा आपका एक ही यहाँ पे 1 और 2 ही गलत है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अर्थात बिहार के वर्तमान बांका जिले में नहीं पड़ता है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने नहीं करी थी। तो इस तरह से आपको ध्यान ये रखना है कि
यहाँ पे यह जो है ना वर्ज्यान संप्रदाय के में फला फूला था और इसमें जो है ना विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो 2 सही है और 2 गलत है। आइए जानते हैं इससे जुड़े तथ्य को। तथ्य यह है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको महाविहार के नाम से जाना जाता है, की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अवस्थित है, न कि बांका जिला में। और इस विद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा प्रज्ञान सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून और अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, आपको ध्यान रखना है कि बख्तियार खिलजी ने इस विद्यालय को नष्ट कर दिया। तो याद रखेंगे कि कौन सा विद्यालय है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी ही है। आइए हम समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि अभी बताए हैं और व्याख्या भी कर दिए हैं। विक्रमशिला के शिक्षा के केंद्र के संस्थापक माना जाता है, तो ये धर्मपाल को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही स्थापना करवाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, तो विनाश के कारण कुषाण शासक थे। आइए समझते हैं जुड़े तथ्य को। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो इससे पहले भी मैंने बताया कि बख्तियार खिलजी ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। यह भारत के बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। इस तरह से आपको ये भी बात याद रखने हैं। मैथिली भाषा के विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी, तो यह जो है शुरुआत आपको ध्यान रखना है कि ये कर्नाट वंश के शासक, क्योंकि मैथिली भाषा का स्वर्ण युग या मैथिली काल का स्वर्ण युग कहलाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट वंश के 11वीं शताब्दी के शासनकाल में हुई थी। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था, जो कि पहले भी बता चुके हैं। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी तथा उनके जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलदेव पुत्र के अनुरोध पर उन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। अर्थात देवपाल 5 गांव में दान दिए थे। किसने, तो शैलेंद्र वंशी शासक बलदेव पुत्र ने आग्रह किया था। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की। अर्थात स्वर्ण भूमि का राजा का नाम बताना है जिसने नालंदा में बौद्ध विहार बनाया था और रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने को कहा था। तो अभी मैंने 5 गांव दान में किसके अनुरोध पर दिया गया था, मैंने अभी बताया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान रखना है, बलदेव पुत्र। आइए जानते हैं इससे जुड़े तथ्य को। तो ये ध्यान रखना है कि स्वर्ण भूमि के शासक, याद रखिएगा, ये बलदेव पुत्र स्वर्ण भूमि के शासक थे, शैलेंद्र वंशी थे। नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उसके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना किए थे। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो चंद्रबरदाई है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंशी शासक थे और दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज रासो की रचना इन्होंने ही किया था। चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया जाता है, इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, तो उदंतपुर आपको बिहार राज्य में अवस्थित था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उदंतपुर से उदानपुर भी इसे कहा जाता है, जो कि पहले भी बताए हैं। प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंशक प्रथम शासक गोपाल ने किया था उदंतपुर का। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध है। कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध है आपका सुल्तान जैनुल अब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अकबर के शासन समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल अब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। संस्कृति के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वाद्यों का संरक्षण भी इन्होंने किया था।
आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका होगा, अब आपने अभी तक इतिहास के पाठ को क्लियर कर लिया है। इतिहास के पाठ को अभी तक क्लियर आपने कर लिया है। आशा करते हैं कि आप इतिहास को समझ गए होंगे और कहाँ से आते हैं प्रश्न, इस बातों को भी समझ गए होंगे। तो आइए अब हम समझते हैं। अब हम समझेंगे मध्यकालीन इतिहास को। जैसे कि आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास। आज हम लोग मध्यकालीन भारत से पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे और देख करके रणनीति को तैयार करने में आपको मदद मिलेगा। तो चलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं और इनसे जुड़ी तथ्य को भी समझते हैं। आपसे पहला प्रश्न आपसे यही बोला है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? तो बिहार में प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी तथ्य को। तो मोहम्मद गौरी एक साधारण दास इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की एक नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार के तहस नहस कर दिया। विक्रमशिला और नालंदा को उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया 1198 से 1203 में। इसके आसपास पास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। आपसे पूछा जा सकता है बख्तियार खिलजी के समय वहाँ का बंगाल का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। यह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नादिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट किया। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि राजा की अनुपस्थिति में नगर में ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहां कुछ समय तक शासन कर रहा। प्रसिद्ध पार्सियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार के उसके हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने बख्तियार खिलजी के हमले के बारे में वर्णन किया है? तो नासिर तबकात-ए-नासरी में किया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मिन्हाजुद्दीन के द्वारा लिखा गया है। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है? बोला है कि अगले प्रश्न है आपका कि बिहार के बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो अभी बताए हैं कि तबकात-ए-नासरी से बिहार का पहला मतलब हमले का विवरण प्राप्त हुआ है। नालंदा बिहार विध्वंस किया था। तो अभी बताए हैं बख्तियार खिलजी ने नालंदा को विध्वंस कर दिया था। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आपसे देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो बख्तियार खिलजी जो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक किसके प्रथम अख्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी ने किसे प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। आइए समझते हैं इनसे जुड़ी तथ्य को। तो तथ्य यह है कि गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हुई। उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हुआ था और गोरे के मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हांसी अख्ता या इख्ता प्रदान किया था। तक 1192 से 1206 तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तर भारत में तुर्क शक्ति का विस्तार किया था। आइए समझते हैं मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब तक पराजित हुआ था? कब पराजित हुआ था? तो ये हुआ था 1178 में। 1178 में पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर दिया। इस समय गुजरात के जो अहिलवार चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय थे। आपसे पूछा जाता है कि गौरी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो मूलराज द्वितीय तृतीय करके पूछे जाते हैं, तो द्वितीय को याद रखें। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा था। साथ में उसकी माता नायका देवी भी थीं। माउंट आबू पर्वत के पास कासहद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो भीम द्वितीय ने ही मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, लेकिन उस समय शासक कौन था? मूलराज द्वितीय। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे
क्योंकि आपसे क्या पूछा जाता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पराजित किसने किया था और शासन किसका चल रहा था। ये दोनों बातों आपको ध्यान रखना है। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। आइए हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश को। गुलाम वंश के प्रथम शासक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश बनाया था। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल 1206 से 10 तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी एक दास के रूप में खरीदा था। आपसे पूछा जाता है कि किसने खरीदा था, तो अब्दुल अजीज कुकी ने इसे खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और उसे शिक्षाओं में पूर्ण किया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ लेता था, जिस कारण उसे कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता है और प्रसिद्ध भी हुआ। निसापुर से गजनी लाया गया था और निसापुर से ही ऐबक लाया गया था, जहाँ से गौरी ने खरीद लिया था, अर्थात गजनी को गौरी ने खरीद कर लाया था। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी के विश्वास को प्राप्त कर लिया, अर्थात गौरी के विश्वास को तुरंत ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत लिया और गौरी ने उसे अमीर आखुर पद को प्रोन्नत कर दिया। अर्थात अमीर आखुर पद किसे मिला था, तो वो अमीर आखुर पद गौरी ने ऐबक को सौंप दिया था। यही उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ कर दिया और दिल्ली का पहला तुर्क शासक बना दिया। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को ही तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वह पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ये पूछा जाता है कि सल्तनत काल में सुल्तान की उपाधि किसने धारण नहीं की थी, तो ऐबक ने नहीं किया था। उसने केवल मलिक और सिपा सलाहकार, पूछा जाता है कि किसके उपाधि धारण किए थे, मलिक और सिपा सलाहकार की पदावधि धारण किए थे। संतुष्ट हो गया उसी से। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिल गई, अर्थात दास्ता से मुक्ति 1208 में गौरी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिल गया। ऐबक ने राजधानी लाहौर में बनाया था, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जन एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्ति ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर को जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 में औपचारिक रूप से सिंहासन पर बैठा। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी तजाउद्दीन यल्दोज और निसरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया और किंतु यल्दोज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण है कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर ही नहीं मिला। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वह दिल्ली सल्तनत का राजा कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाहौर में ही शासन किया, तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे दिल्ली आने का मौका नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला मैंने बता दिया अभी। अब आज जानते हैं मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो ये है दारुल इस्लाम का इल्तुतमिश को ही दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की थी, अर्थात इल्तुतमिश को खिल्लत की उपाधि प्रदान किया गया। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का भाग
बन गया। तब से जो है दारुल इस्लाम का भाग सल्तनत बन गया था। बगदाद के खलीफा थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये मलिक जानी को नियुक्त किया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ का अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गाढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया और एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया था। मतलब एवाज को हटा करके उसने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया था। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, आप याद रखेंगे इसको। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में शब्द किसने कहा था? तो बलबन के बारे में ऐसा शब्द कहने वाला कौन था? तो ऐसा शब्द कहने वाला आपको ध्यान रखना है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसा कहा था। बलबन के बारे में जियाउद्दीन बर्नी यह कहता है कि राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। धातव्य है कि बलबन दिल्ली के सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का एक शासक था। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। आइए समझते हैं, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासक के सिद्धांत को राज्यों के ईश्वरीय आकार, जिसको हम थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, थ्योरी ऑफ किंगशिप को थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो वो बलबन ही था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासक के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, जिसको हम नियामत खुदाई, इसके अनुसार सुल्तान जो था नियामत खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले इलाही, राजा जो है जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही है, अर्थात ईश्वर के प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, ऐसा बलबन ने अपने पोते से कहा था। बुगरा खां जो है, बुगरा खां पुत्र था, उस पुत्र से उसने ऐसा कहा था। बलबन के विषय में कहा गया, दिल्ली सल्तनत के रक्त और लौह की नीति अभी मैंने बताया है। रक्त और लौह की नीति बलबन ने ही अपनाया था। राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था, तो उसने नियामत खुदाई और जिल्ले इलाही जो है धारण किया था। तो ये सारी चीज़ मैंने अभी बता दिया है। तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये बलबन के समय ही तुगरील खां का विद्रोह हुआ था। आइए जानते हैं तुगरील खां से संबंधित चीज़ों को। तुगरील खां ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन ने अभियान से डरकर तुगरील खां भाग गया। बलबन के अभियान से डरकर तुगरील खां भाग गया। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी? तो बलबन ने ही फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बलबन जो है 1266 से 1286 तक भारतीय ईरानी त्यौहार नौरोज़ को मनाने की प्रथा आरंभ की थी। नौरोज़ ईरानी नव वर्ष है जिसमें फारसी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। बलबन ने अपने दरबार सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी, जो फारसी परंपरा का अनुकरण करता है। सिजदा पैबोस शुरू करने वाला बलबन है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए हम जानते हैं खिलजी वंश को। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी होगा जो प्रथम शासक था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया। उसने राज्याभिषेक 1290 में ही कराया। कैकूबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखरी, जिसको किलूगढ़ का महल में करवाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अपूर्ण किलोखरी में किसका राज्याभिषेक हुआ था? तो जलालुद्दीन खिलजी का। डॉक्टर एस.एल. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान हुआ, जिसने उदार निरंकुशता के आदर्श को
अपने सामने रखा। उदार निरंकुशता को अपने सामने रखने वाला जलालुद्दीन था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और उससे ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य के धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा है? तो ये शब्द लिखने वाला आपको ध्यान रखिएगा A.L. श्रीवास्तव है जो ऐसे शब्द को लिखे थे। एक बार पढ़ लीजिएगा शब्द को दोबारा से। आइए समझते हैं। A.L. श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हो। जब आपसे पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में धर्मनिरपेक्ष बनाने की बात किसने किया था, तो S.L. श्रीवास्तव के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह एक शरीयत नियमों और आदर्शों के पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किसके बारे में लिखा है? तो यह कथन जो है बलबन के बारे में लिखा था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जियाउद्दीन वर्नी ने उक्त अलाउद्दीन खिलजी के लिए बलबन नहीं होगा, यह माफ़ कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऐसा जो है ना जियाउद्दीन वर्नी ने लिखा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। राजत्व से मुक्त होने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी है, राजत्व को मानने वाला बलबन है। इस बातों को ध्यान रखें। जियाउद्दीन वर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं अपनी नीति का व्याख्या करते हुए वह स्वयं को कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए उपयुक्त समझता हूँ, उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन के राजपथ के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया गया था। इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। आगे है कि इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने से कोई याचना नहीं की और उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म और राजनीति को हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग से प्रभावित था। आइए समझते हैं अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? तो जफर खां को मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य के और भारतीय सेना की सुदृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनकी पति का क्या नाम था? तो उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है, अपने ग्रंथ में किया है था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समस्त सुलेमान से तथा पद्मिनी को तुलना सैबा से की थी। संभवतः इस आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का कहानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद देवगिरी का शासक कौन हुआ? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा दिया था, परंतु 1305 ईस्वी में अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं
भेजा, जिस कारण से 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक गाफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली सल्तनत काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ। तो अधिक पैमाने में अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि अधिक विकसित हुआ। अलाउद्दीन के राजस्व और लगान व्यवस्था को मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्होंने वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम या इरादतन पेंशन से मिले थे, वक्फ को मिला था यदि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन के समय किस भूमि पर का अधिक वृद्धि हुआ है, तो खालसा भूमि का। किस सुल्तान ने जमीन के फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया? तो राजस्व के रूप में दावा करने वाले आपको है अलाउद्दीन खिलजी। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि राजस्व निधि में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए दिया गया था। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। इस तरह से 50% हिस्सा लेने पड़े थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक गाफूर को नियुक्त किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दिए गए हैं, द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक गाफूर को नियुक्त किया गया था जब वीर बलबक तृतीय द्वारा दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय मलिक गाफूर को जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने का इनकार कर दिया था? तो भेंट करने से इनकार जो है आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करने से इनकार कर दिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 मुगलों का शासन देश में जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी कभी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शेख मिलने के बहुत प्रयास किए थे। इस बातों को ध्यान रखें। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ का शासक आपको अभी बताए हैं कि चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था, और जो कि यहाँ पे पुस्तक पद्मावत से लिया गया है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ किया था? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट किया था। तो इस तरह से मैंने अभी तक आपको खिलजी वंश बता दिया है। अब हम तुगलक वंश की बात करेंगे। तुगलक वंश निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये था फिरोज तुगलक। शाह तुगलक ने सामान्य लोगों में की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य के नियुक्ति के लिए दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य को गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्त कर दिए थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये सबसे अधिक फिरोज तुगलक के दरबार में था। ये जानते हैं इनसे जुड़ी तथ्य। फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की व्याख्या संभवतः 1 लाख से 80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए पृथक विभाग दीवान बंदगान, आपसे पूछा जा सकता है कि दीवान बंदगान का संबंध किससे है? तो दासों से है, का गठन किया गया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा क्या था ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे कि दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल को दारुल सफ़ा कहा गया है। आगे है, राज्य के खर्च पर हज व्यवस्था वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक ही हैं, जो हज की व्यवस्था की शुरुआत की थी, वो भी राज्य सरकार के खर्च पर। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय दिया था? तो ये दिए थे फिरोज शाह तुगलक। आगे समझते हैं। कश्मीर घाटी
के अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था, वो था आपका नालंदा। नालंदा हो जाएगा। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुस्लिम सम्राट के अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था, तो वो था आपका नालंदा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक्र की मृत्यु हुई, जिन्हें बाद में नालंदा में दफना दिया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहर का निर्माण कराया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो भारत में आपको ध्यान रखना है कि तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत का एक तुगल वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। तैमूर आक्रमण के समय 1398 में हुआ था। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1313 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तानत चुना था। आइए जानते हैं लोधी वंश को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था आगरा में? तो वो था आपका सिकंदर लोधी। यहाँ पे दिए गए हैं सिकंदर लोधी कब बसाए हैं। गज सिकंदरी की उपाधि किसने धारण किया था? फरंग सिकंदरे नाम खुद को उसने रखा था। और इस तरह से लज्जत सिकंदरी समय विद्या का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था। और उसके बाद है शौकीन, वो था गुलरुखी का शौकीन था। तो इस तरह से मैंने अभी तक जितना भी है था वो करा दिया है। अब हम वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हम आपको पूरा विषय एग्ज़ाम से पहले करा दें। जय हिंद, जय भारत।